सकते हैं मित्रों, तो ज्यादा लोगों को नहीं। एक पर एक ही नारा जोड़ करके मित्रों, इस भागीदारी संकल्प मोर्चे को मित्रों इतना मजबूत कर दो कि 2022 में लखनऊ के किला पर झंडा कर जाए मित्रों। यही मैं आपसे आज रात निवेदन करना चाहता हूँ। इसे आशा और विश्वास के साथ आप आए वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेश। भाई पुनीत पाठक जी जो प्रदेश के, यह वंचित समाज, यह अतिपिछड़ा समाज आज भी वही है जहां ये 1947 में था। हम सरकारें हम ही बनाते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे वो 60 साल तक हिंदुस्तान को राज करने वाली कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की और समाजवादी पार्टी की सरकार हो, सरकार बनाता हमेशा यही आदमी है। ये वो लोग जिनका कोई राजनीतिक महत्व नहीं, थोड़े थे, एक विशेष जात के लोगों ने मिलकर समाजवादी पार्टी बना दिया और ये लगा कि सब कुछ उन्हीं का है। ऐसे ही कुछ लोगों ने मिलकर बहुजन समाज पार्टी को सहयोग किया, जब वो सत्ता में आए कि लगा कि उन्हीं का सब कुछ है। और यह बहुत बड़ा समाज जो अपने मुद्दे पर जब चाहता है सरकारों को बदल देता है। बाबू सिंह कुशवाहा और प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा और प्रकाश राजभर, बाबू रामपाल जिंदाबाद, प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद, अनिल चौहान जिंदाबाद। सामने से थोड़ा हट जाइए आप लोग। बाबू सिंह कुशवाहा और प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति और अनिल सिंह चौहान, बाबू रामपाल जिंदाबाद। अपने मुख्य अतिथियों को बुलवाने से पहले 1 मिनट का समय अपने लिए इसलिए ले रहे हैं नेताजी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है कि सुखपुरा जहां पे ये कार्यक्रम हो रहा है, यह सुखपुरा की धरती क्रांति दिवस 23 तारीख को मनाई जाती है, 23 अगस्त को। तो 2 और 3 कितना होता है? 5। आज की तारीख कितनी है? 14 तारीख। 1 और 4 कितना होता है? 5। शरीर कैसे बना है? 5 तत्वों से। और महाभारत की जो लड़ाई छिड़ी थी, पांडव कितने थे? 5। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2022 के महाभारत के संग्राम में यही 5 पार्टियां 2022 में सब अध्यक्ष माननीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, में उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथिगण, सभी पार्टियों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष व सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सभा में उपस्थित दूर दूर से पधारे अपने हक और अधिकार के लिए सभी उपस्थित नौजवान साथियों, माताओं, बहनों एवं बड़े बुजुर्ग सभी साथियों का 22 विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको सत्ता तक पहुंचाने के लिए यह पहली हुंकार और पहली ललकार है। यह ललकार छोड़ तक जाएगी साथियों, लखनऊ की गद्दी हिलाते हुए दिल्ली की भी गद्दी को संदेशा देगी साथियों। साथियों, यह समय आ चुका है, हमारे नौजवान साथी भ्रमित हो रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं ऐसी निकम्मी सरकार से, अगर आपकी नीयत दुरुस्त है, आप ओबीसी के 17 अति पिछड़े जातियों को जातियों की एसटी में रख सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है, आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है, नीति दुरुस्त नहीं है, इसलिए केवल पिछड़ी जातियों को गुमराह करने का आपने काम किया है। आपने साथियों सबका साथ, सबके विकास के नारा पे आपने सत्ता में आए,
लेकिन कहीं दूर दूर तक विकास नजर नहीं आ रहा है। विकास आपको सत्ता में आने से पहले विकास देश में नजर आ रहा था, लेकिन आपके सत्ता में आने के बाद विकास बीमार पड़ा है। साथ ही आज महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। वो जानते हो कौन सी लोरी सुना रहे थे? वही वाली लोरी सुना रहे थे जो आपके घर में आपकी माँ और बहन अपने छोटे से बालक को सुनाने का काम करती है। वो लोरी कहा जाता है चंदा मामा यारे आवा पारे आवा, चंदा मामा यारे आवा पारे आवा और नदिया किनारे आवा। चंदा मामा आरे आवा पारे आवा और नदिया किनारे आवा और सोने के कटोरा में दूध भात रहे आवा और हमारे बबुआ से महुआ में फोटो बोला यह सुनात रहा है लोग। अब आप बताओ, आज पांच पार्टियों का मिलन इस चीज को साबित करता है कि अब हमको कोई बचा नहीं सकता और हमको कोई फरमा नहीं सकता। बेईमान किस्म के लोग तारों मुर्गा पैसा का प्रयोग करके हमको आपको बचाने का काम करते थे। अब ऐसे लोगों को दवाई देने का वक्त आ गया है। ऐसे लोगों को अब दवाई देने का वक्त आ गया है और ये बताने का वक्त आ गया है आपको भी कि हंगामा खड़ा करना है। कुछ आप भी जगा दो। इन्हीं जनशक्तियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेल, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद युवाओं में नई जोश भरने के लिए। आगे की कड़ी में जनता क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उधर फंस गए थे हम लोगों के अध्यक्ष जी, अभी अभी पधारे हैं। इनसे जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अनिल सिंह चौहान का। अनिल सिंह चौहान जिंदाबाद, अनिल सिंह चौहान जिंदाबाद। इनके बाद बापू आए रहेंगे। भारत माता की, भारत वीरों की। साथियों, स्वतंत्रता संग्राम में आजाद होने वाली बागी बलिया को, धरती को नमन करता हूँ। सुखपुरा के पावन सरजमी को नमन करता हूँ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को नमन करता हूँ। महाराजा सुहेलदेव को नमन करता हूँ। भीमराव अंबेडकर को जो हिंदुस्तान के संविधान के रचयिता है, नमन करता हूँ। उन तमाम महापुरुषों को जिन्होंने समता मूलक समाज का सपना देखा था। साथियों, आज इस कार्यक्रम के सभा के सभापति महोदय से चाहिए ना यूपी की
कपड़ा होता है मैं। और आप ये प्रदर्शित करो, तुम्हारी शांति ये प्रदर्शित करेगी कि हम माननीय बाबूसिंह कुशवाहा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये अपनी शांति पे निर्भर करेगा। ठीक है, अब मैं माननीय बाबूसिंह कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं कि आवे और अपने विचार को रखें। माननीय बाबूसिंह कुशवाहा जिंदाबाद, बाबूसिंह कुशवाहा जिंदाबाद। बैठ जाओ भाई, शांति बनाओ, हम जानते हैं जगह नहीं है। तो पूरा चौराहे पर आपको बता दूं, जितने ड्राइवर आए हैं उतना सरकार की रैली होती है। जितना तेरी रैली में ड्राइवर खाली आए हैं उतना सरकार की रैली होती है। खाली इसको अध्यक्ष राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी, तीसरे हमारे साथी श्री अनिल सिंह चौहान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता क्रांति पार्टी के, और पांचवा में हम सभी लोगों ने मिलकर के जन अधिकार पार्टी, भारतीय स्वतंत्र समाज पार्टी, राष्ट्रोदय पार्टी, राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी और जनता क्रांति पार्टी ने मिल करके ये भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। आज से लगभग 20-25 दिन पहले हम लोग लखनऊ में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ बैठ करके, प्रजापति जी के साथ, चौहान साहब के साथ और पाल साहब के साथ बैठ करके हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि अगर हमें इस देश में गरीब और मजदूर की लड़ाई लड़नी है, किसान की लड़ाई लड़नी है, अपने बेरोजगार बच्चों की लड़ाई लड़नी है, तो हमारे लिए जरूरी है कि जो हम लोग अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, गरीब और कमजोर सबों ने, कि हमें उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमें बाद में देश में भी बदलाव लाना है। इस आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने दिल्ली में इस रैली का आयोजन किया। एक चीज बताऊं आप लोगों से, मेरा निवेदन है कि जो हमारे साथी यहाँ सामने बैठे हुए हैं, अगर सब लोग शांति से बैठ करके बातों को सुनेंगे तो आने का कोई मकसद होगा। बहुत दूर से हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, चाहे वो जन अधिकार पार्टी के हो या स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के हैं या राष्ट्रोदय पार्टी के हैं या राष्ट्रीय उपेक्षित पार्टी के हैं या जनता क्रांति पार्टी के हैं। मैं सभी साथियों का नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इसके साथ मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि अगर आज आप हमारी बात सुनने के लिए आए हैं तो जरूर आप लोग हमें शांति का दान दें। आप लोग शांतिपूर्वक हमारी बात सुने। ये जो लड़ाई हम लोगों ने शुरुआत की है, ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है, राजपाट तक पहुंचने की है। जिस लड़ाई को कभी महाराजा सुहेलदेव जी ने लड़ी थी, महाराज निषाद ने लड़ी थी, पृथ्वीराज चौहान ने लड़ी थी, संत रामवीर जो हमारे प्रजापति समाज में पैदा हुए, उन्होंने समाज के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा। संत गौड़ के जो हमारे धोबी समाज में पैदा हुए, उन्होंने गरीबों और वंचित समाज को अधिकारों को दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने इस लड़ाई को लड़ा। ललई यादव जी इस लड़ाई को लड़े, जिसको इस उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ा, फुले ने लड़ा, साहू ने लड़ा, बहुत सारे महापुरुषों ने इस लड़ाई को लड़ा और इस लड़ाई को यहाँ तक पहुंचाया
कि जो हम लोग जिनको 150-200 साल पहले विदेश में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, धन दौलत रखने का अधिकार नहीं था, एक साथ इकट्ठा होकर के हम अपनी बात को नहीं कह सकते थे। आज महात्मा फुले की बदौलत, साहू जी की बदौलत, अम्बेडकर की बदौलत आज हम इस लायक हुए हैं कि मंच में खड़े होकर के सब लोग इकट्ठे होकर के अपने दुख सुख की बात को कह सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, बहुत सारे साथी हमारे जब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हम लेते हैं, भारतीय संविधान का लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई वर्ग विशेष या कोई SC/ST के लिए ही बात की है। बाबा साहब अम्बेडकर ने SC/ST के लिए भर बात नहीं की, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की पूरी जनता के लिए बात कही है, खास करके गरीब और कमजोर की बात कही। और आज हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, जिनको आज पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, आगे बढ़ने का अधिकार मिला है, जीवन के हर पहलू में आगे जाने का अधिकार मिला है, वो महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मिला है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे दलित शोषित समाज के लोगों, ये कारवां जो मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक खींच करके लाया हूँ, आपकी पूरी कोशिश हो कि इसको आगे बढ़ाएं, और अगर इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो जहाँ तक मैं ले आया हूँ कम से कम उसको वहीं पर टिकाए रखे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज हम देखते हैं बढ़िया तो ले 6-7 सालों में बढ़िया जब से हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, तब से जो गरीब और मजलूम लोगों के हक और अधिकार हैं, जो हमारे बच्चों को जो रिजर्वेशन मिला हुआ था, बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत के बाद शेड्यूल कास्ट के लोगों को तो आजादी के पहले से ही रिजर्वेशन की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष की बदौलत हुई। लेकिन जो खास करके जो पिछड़ा तबका था, जिनकी रिजर्वेशन की शुरुआत मंडल रिपोर्ट के लागू होने के बाद मिली और वो 91 में लागू हुई, और उसके बाद भी बहुत मुश्किल से महज 6% का रिजर्वेशन का कोटा पूरा हुआ। और आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बनी, तब से वो 27% के रिजर्वेशन का कहीं पता भी नहीं। सरकारी नौकरियां निकलती है, रिजर्वेशन का कोई प्रावधान उनमें नहीं रहता है, और एक रास्ता उन्होंने और निकाला है कि पिछड़ी जातियों के बच्चों को, अनुसूचित जाति के बच्चों को सरकारी नौकरियों में न रखना पड़े तो सारे विभागों को प्राइवेट सेक्टर में दे दो। तो इस देश के जो सारे सरकारी विभाग हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में देने का काम किया जा रहा है, चाहे वो रेलवे हो या था जो भी विभाग हो, जो संस्थान फायदे में भी चल रहे हैं सरकार के, उनको भी वो प्राइवेट सेक्टर में देने का काम कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी सरकार, इस देश, विश्व की कोई भी सरकार अपने देश का एजुकेशन, शिक्षा विभाग और हेल्थ विभाग कभी प्राइवेट से, लेकिन शिक्षा विभाग जिसमें बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाना है, जिसके कंधों पर देश का भविष्य है, वो एजुकेशन विभाग और हेल्थ विभाग कोई भी दुनिया की सरकार वो कभी प्राइवेट सेक्टर को नहीं देती है। लेकिन भारत की ये पहली सरकार है कि जो शिक्षा विभाग, एजुकेशन सेक्टर है, इसको भी प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, और हेल्थ विभाग भी प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। जब शिक्षा विभाग प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा तो हमारे बच्चे, गरीब और कमजोर का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? लगातार शिक्षा के बजट में कटौती की जा रही है। सरकारी शिक्षा का बजट आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी है, प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल है या इंटर कॉलेज है गवर्नमेंट के, वहाँ पर खर्च होता है, और प्राथमिक विद्यालय स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब और कमजोर का बच्चा प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ता है। इसलिए प्राथमिक विद्यालयों में बजट की कटौती की जा रही है, शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है। आज लगभग 5-7 साल से लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की कमी है,
लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती नहीं की जा रही। उसका एक ही रीजन है कि हमारे आपके बच्चे पढ़ न सके। मैं एक दिन महाराष्ट्र में एक रैली में गया था, चुनाव के पहले तो मुझे बताया कि वहां के 13,500 प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। जो प्राइमरी स्कूल थे 13,500 बंद कर दिए गए हैं। उन प्राइमरी स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते थे? गरीब का बच्चा, कमजोर का बच्चा, मुसलमान का बच्चा, जो यहाँ से लोग काम करके जिनकी झोपड़ियों में रहते उन प्राथमिक विद्यालयों में उनके बच्चे पढ़ते। 13,500 प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया। आज वहां वैसी तैयारी आज हमारे प्रदेश में हो रही है। लगातार शिक्षा के बजट में कटौती की जा रही है, और जब शिक्षा के बजट में कटौती की जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे संस्थान है सरकार के, उनको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। फीस इतनी बढ़ाई जा रही है। पहले जब एक बच्चे को डॉक्टर बनना होता था तो 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए खींच के फीस लगती थी हॉस्टल फीस लगा करके। आज अगर उसको मेडिकल में दाखिला लेना है तो अगर उसको सरकारी में से 50 लाख रुपया उसको सालाना देना है। अब कौन सा गरीब कमजोर का बच्चा है जो 25 लाख 50 लाख रुपया खर्च करके अपने बेटे को डॉक्टर बना पाए? आज ये हमारे साथ साजिश हो रही है और इस साजिश को हम नहीं समझ पा रहे। हमारे संघर्ष करने के बाद बाबू जगदेव प्रसाद नेता के बगल में बिहार में नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। उसी नारे को कन्वर्ट करके बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय नारे थे शोषित समाज दल बनाए। जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, उनकी चाहत थी गरीब और कमजोर लोगों को हक मिले। कर्पूरी ठाकुर साहब थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी बिहार में, उन्होंने रिजर्वेशन की शुरुआत की कि गरीब और कमजोरों के बच्चे भी सरकारी नौकरियों में आए, उनका भी बच्चा सिपाही बने, थानेदार बने, एसडीएम बने, तहसीलदार बने, डॉक्टर बने, वकील बने। और इसके लिए कानून बनाया गया। कानून इसलिए बनाया गया कि जो भर्ती करने वाले लोग थे, क्योंकि आपके लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो भर्ती करने वाला, और अगर 3 बार में नहीं मिला फिर तो हम 4थी बार जनरल से भर लेंगे। मैं बांदा का रहने वाला हूँ, निकालेंगे। और अगर एससी का और ओबीसी का बच्चा अगर उसमें सही नहीं निकला, फिर नहीं निकला, तो उसको हम 4थी बार जनरल से निकाल करके भर देंगे। 91 में 27% रिजर्वेशन लागू हुआ। 100 में से 27 बच्चे ओबीसी के ISI। जितने हम जनजाति के जितने लोग हम शिकार हैं, ये मैं कहूं कि जितनी जातियां जनजाति की शिकार हैं, जिनको 73 साल आजादी के बाद भी हक और अधिकार नहीं मिला है, उन सबको हमें इकट्ठा होकर के एक झंडे के नीचे अपने वोट का इस्तेमाल करके जब तक प्रदेश की सत्ता पे कब्जा नहीं करेंगे तब तक हमें हक और अधिकार नहीं मिलेगा। डॉक्टर अम्बेडकर की एक फोटो आप अधिकांश देखते होंगे। डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो बनी है और पार्लियामेंट का चित्र बना रहता है, ऐसा निशाना रहता है। वो उस निशाने का मतलब एक ही है कि मेरे दलित शोषित समाज के लोगों, इस पार्लियामेंट्री रूप मंदिर में कब्जा करो, जहां से तुम्हारे हित का कानून बनता है और लागू होता है। एक आगे की लाइन की बात उन्होंने और कही है, लेकिन वो कहने में थोड़ा डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि आप लोग बहुत भक्त लोग हैं, तुम नहाने वाले लोग हैं, भगवान का घर बनाने वाले लोग हैं। भगवान का घर तो भगवान सबका घर बनाता है, उस घर का भगवान का घर बनाने के लिए चिंता करते हैं, इसलिए वो आगे की लाइन को बोलने में डर लगता है। लेकिन फिर भी मैं बोल के मैं बताता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरे दलित शोषित समाज के लोगों, इस संसद रूपी मंदिर पर कब्जा करो, जहाँ से तुम्हारे हित का कानून बनता है और लागू होता है। इन पत्थरों के मंदिर में कुछ नहीं रखा, तुम्हारे घाट का पैसा और छुड़ा लिया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात पर चलने की कोशिश नहीं करते। कब हम चलेंगे? कोई ऊपर से आकर के हमारे लिए नहीं कुछ करेगा। अशोका थे तो वो भी आए थे तो चले गए, अब नहीं आने वाले। राजा सोहेल देव भी आए थे तो चले गए, अब नहीं आने वाले। महाराज निषाद थे, वो भी आए थे चले गए, अब नहीं आने वाले। पृथ्वीराज चौहान थे, वो भी चले गए, अब नहीं आने वाले।
अगर आपको अपने आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो जब आपके घरों में कोई अशोका पैदा होगा, महाराजा सुहेलदेव पैदा होगा, पृथ्वीराज चौहान पैदा होगा, महाराज निषाद पैदा होगा, अहिल्याबाई होलकर पैदा होगी, माता सावित्रीबाई फुले पैदा होगी, तब आपका विकास होगा, तब आप आगे के रास्ते पर बढ़ेंगे। आप अगर ये सोचते हैं कि कोई ऊपर से आकर के आएगा और हमारा विकास करेगा, कोई चमत्कार करेगा, कोई ऊपर से आने वाला नहीं है। जो आए थे अपनी जिम्मेदारी को निभा करके चले गए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। जो हमारे समझदार लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, बैठते हैं, चिंतन करते हैं, खड़े हो जाएंगे, एक पार्टी की तरह खड़े हो जाएंगे, एक परिवार के साथ खड़े हो जाएंगे, तो सिपाही से लेकर के डीजीपी तक और उसके ऊपर मुख्यमंत्री तक किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर आप उठा करके जो भी ताकत आई है प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, वो आपके वोट के बदौलत आई है और कहीं से नहीं आई। जिस दिन आप बदल जाएंगे वो नीचे गिर जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। आपको बदलने की जरूरत है, आपकी वोट में इतनी ताकत होती है। और एक बात मैं अक्सर अपने जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं, आज हमारा गठबंधन है तो आप लोगों के बीच में भी कहता हूं कि राजा में बहुत ताकत होती है। पुराने जमाने में राजा को लोग भगवान कहते थे, आज का राजा भी भगवान होता है। जैसे उसको वोट दिया वो राजा बना कि भगवान की शक्तियां उसमें आ जाती, वो जो चाहे वो करता था, उसकी बात को कोई काटने वाला नहीं होता। इसलिए राजा की ताकत को समझ में, राजा जब सुहेलदेव होते थे, अशोका होते थे, तो राजा बनने के लिए लाखे लोग मारे जाते थे, तलवारें चलती थी, बंदूकें चलती थी। आज राजा बनने के लिए तलवारों की, बंदूकों की जरूरत नहीं है, सिवाय वोट की जरूरत है। जिस दिन आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करने लगेंगे, वो दिन सिपाही से लेकर एसपी तक तुम्हें जय हिंद करने लगेगा, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक तुम्हें नमस्ते करने लगेगा, जिस दिन तुम अपने वोट की ताकत को समझ लो। इसलिए आने वाले समय में इस आशा और विश्वास के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, 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 भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, 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 भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और तो छोटे छोटे प्रजापति जी भी जिंदाबाद, वो बोले हमारे अनिल सिंह चौहान भी जिंदाबाद, वो बोले बाबूराम पाल भी जिंदाबाद। उनका सबका सम्मान करके, सबको एक साथ लेकर के हमें चलना है, तभी हम आगे बढ़ सकते। और कभी भी छोटी छोटी बातों को हमें आपस में जो छोटे मोटे मनमुटाव आए, बहुत सारी बातें जब हम एक साथ चलेंगे, कभी मंच के संचालन में आती है, मंच के बैठने में आती है, उनके आदमी ज्यादा बैठ गए, हमारे कम बैठ गए, उनके झंडे ज्यादा लग गए, हमारे कम लग गए, ये छोटी छोटी बातें आती हैं। तो अगर बड़े लक्ष्य को पाना है तो हमें इन छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके चलना है। ये मेरी बात जरूर आप लोगों से अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे आपको शुक्र अदा करते हुए कि आप लोग लाखों की तादाद में आए, हमारे मनोबल को बढ़ाया, हमारे फैसले को मोहर लगाया आप लोगों ने। इसके लिए आप लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तब तक न बनी जब तक मिल के हमारे लड़ा न जानी। बोला देखना जब मिल के लड़वा, दोनों हाथ उठावा देंगे, मिल के लड़े के हाथ दीजिएगा। समता स्वतंत्रता का कुर्बा को सिंदूरदान भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पृथ्वीराज चौहान जी, राजा महाराजा सुहेलदेव जी, अहिल्याबाई होलकर जी, महाराज निषाद जी, तमाम महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित। मंच पर बैठे हुए अभिमानी साथियों, एक बात मैं कह गया था, हमारे साथी आए हैं झांसी से चल करके, राजेंद्र पाल जी जो हमारे पार्टी के महासचिव हैं, और बहुत सारे साथी